नमस्कार, स्वागत है आपका अंग्रेजी में रचना वंशी के साथ। आज मैं आपके लिए जो कहानियों की श्रृंखला में से मोती चुन के लाई हूँ वो एक बहुत अच्छे लेखक की कहानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं अपनी लिखी कहानियों के अलावा कुछ ऐसे महान साहित्यकारों की कहानियाँ भी आपको सुनाऊंगी जिनके अंतर्निहित संदेश बहुत अच्छे हैं और जो पाठकों के मन पर लंबे समय तक अपनी एक गहरी छाप छोड़ती हैं। ये कहानी चुनने के लिए मुझे कोई ख़ास मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये सूची में उन कहानियों में से एक है जिनको मैंने पहले ही चुन लिया था कि मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि ये मेरे 9th के सिलेबस की कहानी है। जब मैं कक्षा 9 में थी और उस समय हिंदी कोर्स में ये कहानी थी। पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा लिखी गई है ये कहानी। सच्ची कहानी है, कहानी भी नहीं है, उनका संस्मरण है और इतना दिलचस्प, इतना रोचक है कि उस समय पढ़ने के बाद, और चूंकि सिलेबस में होती हैं तो उसकी बहुत सारी उससे संबंधित आपको समीक्षा और विवेचना और उसके अंतर्निहित संदेशों पर लिखना होता है। तो वो सब लिखते लिखते इतनी गहरी अमिट छाप छोड़ी थी इस कहानी ने मेरे मन पे कि जब मैं कहानियों की सूची बना रही थी तो मैंने सोच लिया था कि ये कहानी भी मैं अपने पाठकों को ज़रूर सुनाऊंगी। तो सुनाती हूँ मैं आपको पंडित श्रीराम शर्मा जी की लिखी हुई कहानी स्मृति। पंडित श्रीराम शर्मा जी के विषय में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि आध्यात्मिक विचारक, लेखक, और आपने सुना होगा कि गायत्री परिवार जो है उसके संस्थापक थे पंडित श्रीराम शर्मा जी, और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे वो, और लेखन में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनकी लिखी कहानी ये यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में मेरे टाइम में थी, अब है कि नहीं मुझे इतना अभी नहीं पता है, लेकिन शायद होगी। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। कहानी लंबी है और हाँ, कहानी से संबंधित बस एक ख़ास सूचना मैं आपको दे दूँ कि बहुत तसल्ली से एकांत में सुनिएगा। एक एक पंक्ति में आपको लगेगा कि सब कुछ, सारा घटनाक्रम आपके सामने हो रहा है। तो इसलिए जब आपके पास अच्छे खासे 12-15 मिनट हों तब आप ये वाला मेरा वीडियो ऑन करके और ये कहानी सुनिएगा। बाकी बात हम कहानी के बाद में करेंगे। कहानी का शीर्षक मैंने आपको बताया, स्मृति यानी मेमोरी। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर था या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। मैं आपको एक बार और बता दूं कि श्रीराम शर्मा जी बहुत कठिन हिंदी नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ शब्द इन्होंने लिखे हैं, उसमें एक आध शब्दों का तो मुझे भी मतलब देखना पड़ गया। मैंने देखा कि क्या मतलब है उसका, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो मुझे ऐसे लगेगा कि शायद आप ना समझ पाएँ, तो मैं उनका अनुवाद आपके लिए ज़रूर कर दूँगी। दिसंबर का आखिर था या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, मीन्स ब्रूटल विंटर जिसको कहते हैं। जैसी जनवरी और दिसंबर में सर्दी पड़ती है उसको चिल्ला जाड़ा बिल्कुल जिसको कहते हैं कि लोकल हिंदी में इसको कहा जाता है। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कसूर बन पड़ा है। डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में कहीं पेशी न हो जाए, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हो गया था। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ, तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाएं। ये बहुत ज़रूरी हैं। जाड़े के दिन थे ही, तो इस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी, माने शिवरिंग हो रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा होता है बोन मैरो, जो स्पाइन के बीच में एक लिक्विड टाइप चीज़ होती है, उसको मज्जा कहते हैं हिंदी में। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। स्पाइन की वो जो ना स्पाइन चिलिंग वर्ड जो होता है ये वही है। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेके घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से भी नहीं है। बबूल का डंडा मतलब बबूल के पेड़ की लकड़ी का से बना हुआ डंडा। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष
आम झुरे जाते थे, मतलब आम निकाले जाते थे, तोड़े जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न बदन यानी हैप्पीली हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थीं। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी नहीं था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। हमें 2 महीने पहले ही पता चला था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। उझकना होता है, बहुत ही शुद्ध हिंदी का शब्द है ये, कि जब हम अपने पंजों के बल उचक के कोई चीज़ देखते हैं तो उझकना उसको कहते हैं। तो मक्खनपुर से जब हम लौटते थे सारे बच्चे तो कुएं में उझकते थे। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका। उसकी आवाज़ कैसी होती है, माने ये ढेले की आवाज़ सुनना चाहते थे। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर प्रतिध्वनि मतलब एको करती है जो साउंड। पर कुएं में जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार की आवाज़ आई। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हुए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह यानी हिरणों की एक टोली अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। अब मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। ये रोज़ाना की आदत हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना उस समय बड़ा काम समझा जाता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। मृग शावक मीन्स हिरन का छोटा बच्चा। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर गई। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये बात मुझे अभी तक स्मरण नहीं है। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्टियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थीं। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होकर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वो चिट्ठियां टोपी से क्या निकल गई, मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वो पहुंच से बाहर हो चुकी थीं। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिरते गिरते बचा। कुएं की पाठ पर बैठे अब हम रो रहे थे। छोटे भाई ढाणे मार कर रो रहा था, मैंने चिल्ला के रो रहा था और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। मैंने पलकें। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा लें और लाड़ प्यार करके ये कह दें कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए हैं, और पर उस समय झूठ बोलना हम लोग जानते ही नहीं थे। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह जो धुनाई होती, उस मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप रहा था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। कहीं भाग जाने को तबीयत कर रही थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। कुछ वन लाइनर्स इस कहानी में बहुत अच्छे हैं, वो मैंने अंडरलाइन किए हैं। देखिए कितनी अच्छी कहानी, कितनी अच्छी पंक्ति है ये कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय कर लिया था मैंने। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है
और फल? फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर करता है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर वह चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रो रहा था। उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से कह नहीं रहा था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई काफ़ी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। अब ये जो दूसरे सिरे को इन्होंने डेंग पर बांधा है, वो मैं आपको बता दूं, ये शब्द मुझे भी देखना पड़ गया था कि मुझे याद नहीं रहा था कि डेंग क्या होता है। आपने याद होगा आपको कि जो पुराने ज़माने में कुएं में पानी खींचने के लिए जो एक लोहे का ऐसे चक्का नुमा चीज़ लगती थी, उससे खींचा जाता था। एक पहिया होता था, उसमें रस्सी डाल के खींचा जाता था। मुझे अपने नानी के समय की याद है कि वहाँ कुएं होते थे। और तो वो जो ऐसा एक आलम बना करके और जिसमें चक्री लगा करके बाल्टी खींची जाती थी, उसको जिस पर चरसपुर टिकता था, मतलब वो वही हिस्सा जिससे बाल्टी खींची जाती थी, उसको डेंग कहते थे। तो वो एकदम फिक्स रहता था, बहुत मजबूती से लगाया जाता था क्योंकि काफ़ी बाल्टियाँ उससे भरी जाती थी। तो फिर से सुन लीजिए कि दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांधा था मैंने। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने को कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई फिर रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। उसको मारना मैं अपने बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होऊंगा, तब मैंने ध्यान से नीचे देखा। अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिल रहा था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा हुआ था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता है और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी यानी उसका कॉम्पिटिटर मैं उसके कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि यानी उसका जो रेडियस था होने के कारण परिधि के बीचों बीच ही मुझे उतरना था, चूंकि धोती बिल्कुल बीच में लटक रही थी। इसके माने यह थे कि सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं, मतलब मात्र 1.5-2 फुट की दूरी पर इनको पैर रखना था, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे कि कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। ये उस समय की ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने लिखा होगा। अभी तो कुछ मेरे ख्याल से श्रोता ऐसे होंगे जो कच्चा कुआं और ये शायद इमेजिन भी ना कर पाएँ। हाँ, तो मैं आपको ये पंक्ति फिर से सुना देती हूँ कि ऐसी दशा में कुएं, हाँ नीचे तो 1.5 गज से नहीं, स्मरण रहे कि कच्चे कुएं का व्यास रेडियस बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं है, पर वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता है। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था, यानी धोती। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का मैंने निश्चय भी नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो भी कुएं के धरातल पर उतने बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था?
धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता था त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्ता बढ़ती जाती थी। मेरा अटेंशन स्पैन जो है वो बढ़ रहा था, ये एकाग्र हो रहे थे, एकदम अटेंटिव होकर नीचे उतर रहे थे लेखक। मुझे एक सूझी, एक आइडिया आया। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए, यानी कुएं की दीवार पे लगाए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रहीं, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर मैं खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, माने बिल्कुल आई टू आई कांटेक्ट हुआ सांप और इनका। शायद एक दूसरे को पहचाना हमने। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा, चक्षु माने आंखें होती हैं और श्रवा माने सुनने वाला। चक्षुश्रवा उसे कहते हैं जो आंखों से सुन लेता है। मैं उस समय स्वयं चक्षुश्रवा हो गया था। अन्य इंद्रियों ने, यानी मेरी दूसरी सेंसरी ग्लैंड्स ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी थी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था, मतलब आसमान का फूल था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मिथ्या माने झूठी। मुझे सांप का साक्षात होते ही, यानी उससे जैसे ही सामना हुआ, अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। सीम्ड इम्पॉसिबल। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए होता है जिसमें डंडा आसानी से घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। यदि फन उसके समीप का भाग न दबा तो वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को मैं कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थीं और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने अपने पैरों पर डटे हुए थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों अपनी ओर से मोर्चे पे डटे हुए थे, पर मेरा मोर्चा काफ़ी कमज़ोर प्रतीत हो रहा था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता और यदि मैं बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा चुका होता और अपने साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार नहीं किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी नहीं था। अब प्रश्न यह था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा नहीं था। कुर्ता था और कोई कपड़ा था नहीं जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को मैं पकड़ लूँ। मतलब आप लिखने के स्टाइल से आप समझ गए होंगे कि कितने पारंगत थे ये सांप को मारने और पकड़ने में। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, बस ये 2 ही मार्ग थे मेरे पास। पहला मेरी शक्ति के बाहर था, यानी मैं मार दूं। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, यानी दूसरे मार्ग का सहारा मुझे लेना पड़ा। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया, सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा, फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंपन हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। यह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट मेरे सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। उसे सर्टिफिकेट देने की जरूरत थी नहीं। सांप ने लगातार फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ होगा, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर फूं और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। उसकी चीख निकल गई।
छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फूं और धमाके से मेरे साहस में कुछ वृद्धि हुई। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की मैंने चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से तो नहीं छूटा, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खिंच गया और गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला हिस्सा मेरे हाथों से छू गया। गुंजल्क होता है, ये भी मुझे देखना पड़ा। गुंजल्क होता है कि गुत्थी मारता हुआ, जो ऐसे स्पाइरल हो जाता है सांप, उसको हिंदी में गुंजल्क कहते हैं। कि सहम आतंक से अपनी ओर खिंच गया और गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को लेकर मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा बार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और नहीं बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। यह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर पकड़कर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। डंडे पर बैठ गया था अब सांप। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था मैं। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं के बगल से मैंने एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उसकी ओर दाईं तरफ फेंकी कि वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो उसके दांत मेरे पैर में गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही सही, अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गईं, छाती फूल गई, धौंकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर में पड़ा रहा जमीन पर। देह को झाड़ झूड़ कर धोती कुर्ता पहना मैंने। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की मेरी चेष्टा को देखा था, उसको मैंने ताकीद की, यानी चेतावनी दी कि वो इस कुएं वाली घटना को किसी को ना बताए, और हम लोग आगे बढ़ गए। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत मैंने ये घटना अपनी माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छुपा लेती है। डैने माने पंख। कितने अच्छे थे वो दिन। उस समय राइफल तो नहीं थी, केवल डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार, राइफल के शिकार से कतई कम रोचक और भयानक नहीं था। कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे ये कहानी हमेशा याद रह गई थी, हमेशा के लिए। और इस कहानी के अंतर्निहित संदेश जो है वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता दूं, फिर आपको क्या लगता है इस कहानी के और भी डायमेंशंस पर आप सोच सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों में बहुत साहस होता है। और वो साहस क्यों होता है? वो साहस इसलिए होता है कि तब तक उन्हें डर की परिभाषा से परिचित नहीं कराया जाता। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी कंडीशनिंग कुछ शब्दों को बार बार कह के की जाती है। ये मत करो, ऐसा हो जाएगा। ऐसा मत करो, ये हो सकता है। इससे डरो, इससे दूर रहो। ये सुन के जब हम बड़े होते हैं तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से एक डर विकसित कर लेते हैं। आप देखिए कि बिल्कुल सच्ची घटना है, उनके खुद के जीवन की घटना है। और जब आप इसको ठीक से सुने, और मैंने उसको उस समय पढ़ा था, तभी उस वक्त भी गूज़बम्स हुए थे मुझे। और इस बार भी जब आपको सुनाने से पहले मैंने एक बार इसको थोरो रीड दिया, तो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि जब वो उतरे होंगे और वो जो नज़ारा था कि वो कैसे सांप को हटाकर और उसकी जगह से ठीक उसके नीचे से उन्होंने चिट्ठियाँ निकाली, और न केवल निकाली बल्कि सुरक्षित उस 36 फीट गहरे कुएं से बाहर निकल के आए। असाधारण काम था ये। मुझे सबसे बड़ा इसका जो संदेश लगता है वो ये लगता है कि असाधारण, कोई भी काम असाधारण नहीं होता। उसको केवल हमारी सोच साधारण या असाधारण बनाती है। आपने देखा कि दृढ़ निश्चय जो है वो
कार्य के समापन की जैसे घोषणा कर देता है। अगर आपने कुछ ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और स्पेशली बच्चे, क्योंकि उनको जो है केवल उनका एकमात्र लक्ष्य यह था। दूसरी कितनी सुंदर और मासूम बात है कि बच्चे जो है झूठ बोल करके भी अपने आप को इस मुसीबत से बचा सकते थे, लेकिन उन्हें चूंकि झूठ बोलना भी नहीं आता था। बहुत ही खूबसूरत ये पंक्ति थी। और बच्चे चूंकि इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसकी वो विवेचना करने की चूंकि उनमें सामर्थ्य नहीं होती, इतना वो सोचते ही नहीं हैं, इसलिए अगर वो कुछ ठान लेते हैं तो वो कर लेते हैं। 7-8 वर्ष का बच्चा कुएं में उतर के सांप के नीचे से 3 चिट्ठियाँ निकाल करके लाता है। ये सुनने में ही जब इतना विस्मृत कर देने वाली बात है, तो जब उनके साथ हुआ होगा तो कितना आश्चर्यजनक और कितना दिलचस्प रहा होगा। चलती हूँ आपको इसी कहानी के साथ छोड़कर। अब आपकी बारी है कि आपने इस कहानी में से क्या निकाला और आपको क्या संदेश प्राप्त हुआ। अगर मुझसे सहमत हैं तो भी लिखिए, नहीं है तो भी लिखिए। यानी अगर आपकी कुछ और राय है कि नहीं, इस कहानी से हमें तो ऐसा लगा कि ये संदेश मिलता है, तो वो भी लिखिए। और लेकिन लिखिए ज़रूर। फिर से आपसे यही गुजारिश कि सब्सक्राइब कर ही चुके हैं आप लोग, शेयर कर देंगे कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने नहीं किया है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। टिप्पणियाँ और लाइक्स चैनल पर ही करिए। मुझे डीएम आप करते हैं, जो जितना समय उसे लिखने में लगाते हैं वो चैनल पर ही लगा दीजिए, तो वही कि मेरी चैनल की भी ग्रोथ होगी और उसकी डिग्निटी बढ़ेगी। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे अगले हफ्ते किसी नई कहानी के साथ। मेरी होगी या किसी और की, वो मैं आपको उसी दिन बताऊँगी। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।